बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, यकीनन आप खैरियत से होंगे और अपने घर पे आप एस्पायर की क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे। और आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर 4 पढ़ेंगे बिलाल आज़ाद के साथ। केमिस्ट्री का जो लेक्चर 3 था उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी, मतलब एविडेंस पढ़े हमने, मॉलिक्यूल्स पढ़े, मतलब मैथ्स पढ़े। आज हमने जो चीज़ पढ़नी है ये भी बहुत ही बेसिक है। मिसाल लीजिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? अच्छा, लफ्ज़ से बड़ा प्यारा है, लिखा हुआ है रिलेटिव। ये किसी का रिलेटिव है क्या? ये किससे रिलेटेड है? ये कार्बन 12 से रिलेटेड है। उससे पहले कि मैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बताऊं, याद रहे कि शुरू में रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए बहुत से स्टैंडर्ड यूज़ किए गए। हाइड्रोजन यूज़ किया गया, उसके बाद ऑक्सीजन भी यूज़ किया गया, लेकिन उनके फिर बहुत से प्रॉब्लम्स भी सामने आए। इसलिए मतलब उनके जो दूसरों के साथ कम्बिनेशंस थे, कंपाउंड्स थे, डिफरेंट जगह पे कुछ वेरिएशंस आना, इस वजह से उसके बाद सब ने एक इत्तेफाक कर लिया कि आइंदा से जो हमारे पास स्टैंडर्ड होगा मैसेस के लिए वो कौन होगा? वो कार्बन होगा। आगे जाके देखेंगे कि कार्बन की क्या खूबी है। आज ये सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले सामने एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ज़रा चेक करें क्या लिखा है कि मास ऑफ एन एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास है एटम का, एलिमेंट्स का, जो एटम्स के मास है। ये हमारे पास कौन सा मैस है? चेक करें जरा क्या आया है, कंपेयर्ड, जिसको मवाजना करके निकाला गया है, कंपेयर करके निकाला गया। किसके साथ कंपेयर करके निकाला गया है? वो आपके सामने है, दैट इज कार्बन 12। कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके जो मैस निकाला जाता है वो रिलेटिव, किससे रिलेटिव, किससे रिलेटेड है भला? वो कार्बन 12 से रिलेटेड है। कार्बन 12 से रिलेटेड है, इसलिए हमने कहा कि दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास में कार्बन 12 की आखिर क्या खूबी है कि हमने इसको एज ए स्टैंडर्ड लिया है? सबसे पहली खूबी आपके सामने आई है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल। ये स्टेबल है। ये कह लें कि कार्बन 13 भी है, कार्बन 13, कार्बन 14, इसके और भी आइसोटॉप्स हैं, लेकिन जो कार्बन 12 है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है इसलिए, और ज़्यादा अबंडेंट भी है, मोर अबंडेंट इन द नेचर। ये मोर अबंडेंट का लफ्ज़ इतना प्यारा है कि मैं एक बात से बताता चलूँ कि पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स आपने देखे, उन सब के सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों कंपाउंड्स को इकट्ठे कर लीजिए। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आपने पिछले लेक्चर में देखा, N2O भी होता है, NO2 भी होता है, N2O5 भी होता है। ऐसे मतलब N के बहुत ज्यादा कंपाउंड्स हैं। मसलन सल्फर है, फास्फोरस है, इन सब के कंपाउंड्स हैं। अकेली कार्बन के कंपाउंड एक साइड पर रख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है, और बाकी सब के कंपाउंड एक साइड पर रख लीजिए, फिर भी सबसे ज्यादा किसके होंगे भला? कार्बन के होंगे। कार्बन इज मोर अबंडेंट इन द नेचर। हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपाउंड्स के अंदर स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा हैं। आए इसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले कि मैं आपको यूनिट के बारे में बताऊं, आपके सामने एक स्लाइड में ज़रा आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें, लिखा हुआ है ऑक्सीजन 16। चेक कीजिए ज़रा, ऑक्सीजन 16 का मास तकरीबन कितना होगा? अगर मैं ग्राम्स में लेता हूँ, मास बहुत थोड़ा होता है ना, तकरीबन कितना होगा? मतलब आप कह लीजिए कि अगर 0.000 इतने ग्राम हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, 2 ग्राम हो सकता है, कितना मास हो सकता है? हमारा एक आइडिया होना चाहिए। तो याद रहे, वो बहुत थोड़ा मास होता है। अगर ग्राम्स में मास लिया जाए तो वो इतना छोड़ा है, इतना थोड़ा है कि आपके सामने एक मास आ गया है। ये मैथ है किसका? ऑक्सीजन 16 का। ऑक्सीजन 16 का जरा मैथ चेक करें। ऑक्सीजन 16 का जो मैथ है, ये देखें, ये इतनी जीरो हैं, मतलब ये -23, -23,
ये बहुत ही थोड़ा मैस है, इतने ग्राम मैस है, लिहाजा हमें एक अच्छा और स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए था। अब हम ये इतने ग्राम में तो मैस इतना थोड़ा आता है, इसलिए हम ये यूनिट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हमने एक यूनिट लिया है रिलेटिव एटॉमिक मैस के लिए, और वो यूनिट क्या है आपके सामने है, एटॉमिक मैस यूनिट। इसे AMU से भी ज़ाहिर करते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? मसलन कार्बन है, ये फ़र्ज़ कीजिए, आपको समझाना मकसद है, ये कार्बन है, ये कार्बन का एक एटम है। अब हमने क्या करना है, इसके 12 हिस्से कर लेने हैं। अब इसके 12 हिस्से करने के बाद जब इसका एक 12वां हिस्सा आएगा तो वो 1/12 पार्ट जो है दैट इज़ नोन एज 1 AMU। लिहाजा इसकी डेफिनेशन आपके सामने है, द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 है, कार्बन 12 क्यों कहते हैं? कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है, लेकिन कार्बन 12 की बात हो रही है स्टैंडर्ड के तौर पर। तो कार्बन 12 के अगर हम 12 हिस्से कर लें तो जो उसका 12वां हिस्सा बनेगा 1/12 पार्ट, दैट इज नोन एज 1 AMU। तो फिर इसका मतलब समझ आ गया कि टोटल कार्बन का मास कितना हुआ, 12 AMU। तो वो 1/12 पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड 1 AMU। अब हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है। ये एटॉमिक मास यूनिट के बारे में चंद फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, -24, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। हाँ, इसको आप केजी में भी लिख सकते हैं। ज़रा चेक कीजिए केजी में वैल्यू क्या आएगी। आपको पता है कि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होते हैं। मतलब 1000 का मतलब 1000 का मतलब क्या हुआ, 1000 का मतलब क्या हुआ, 1000 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 3 हुआ ना। तो इसका मतलब -24 से -27 kg कर दिया है मैंने। अच्छा, इसके बाद हमने ये प्रूव करना है कि ये वैल्यू आ कैसे गई है। ये टॉपिक हमने आगे जाके एक टॉपिक पढ़ना है, उससे एक हल्का सा टच दूंगा। मिसाल लीजिए, आपने प्रूव करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, MCQs के हवाले से भी पता होना चाहिए, ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। आए प्रूव करते हैं कि ये इसकी वैल्यू कैसे आ गई। अच्छा, वो जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आखिर क्या लफ्ज़ है, वो इंतहाई ज़रूरी लफ्ज़ है। आपको सिर्फ आज उसका हल्का सा टच दूंगा, आपने याद रखना है। ये आपने सुना है कि 1 डज़न मतलब एक दर्जन के अंदर हर चीज़ में क्या कितने पार्टिकल्स होते हैं, 12। मतलब मैं कहूँ कि एक दर्जन केले हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें 12 हैं। एक दर्जन संतरे हैं तो उसमें वो कितने संतरे हैं, 12 हैं। एक दर्जन अंडे हैं तो वो उसमें कितने हैं, 12 हैं। जैसे 1 डज़न इज इक्वल टू 12, ऐसे ही हमेशा 1 मोल जो होता है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है वाला, वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होता है। ये आपने मैट्रिक लेवल पे इसको पढ़ा है, हमने भी आगे पढ़ना है, और बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है। इसे आगे जाके एक बार फिर मज़े के साथ पढ़ेंगे। आज इसके बारे में हल्की सी बात बताता चलूँ कि जैसे एक दर्जन के अंदर हर चीज़ 12 पार्टिकल्स होते हैं, इसी तरीके से एक मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, एटम्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रो। मतलब ये मैंने 12 ग्राम कार्बन ली है। 12 ग्राम कार्बन का मतलब पता क्या होता है, 12 ग्राम मीन 1 मोल। बैटर में पढ़ा आपने, 1 मोल का मास कितना होता है कार्बन का, 12 ग्राम होता है। ये 12 ग्राम है तो इसमें से एक एटम उठाऊं, एक एटम उठाया, दूसरा एटम उठाया, तीसरा एटम उठाया, तो ये 12 ग्राम के अंदर जो टोटल एटम निकलेंगे ना, मतलब 1 मोल के अंदर वो कितने निकलेंगे, एवोगैड्रो। आए प्रूव करते हैं। सबसे पहली बात आपके सामने नजर आ गई कि जो एवोगैड्रो कार्बन एटम्स इज इक्वल टू किसके, 12 ग्राम के। अच्छा, जरा नीचे देखें हमारे पास इसके, अगर हमने एक एटम का मास निकालना हो तो फिर क्या करेंगे। अगर ये इतने एटम्स हमारे पास 12 ग्राम के इक्वल हैं तो 1 एटम किसके इक्वल आएगा भला, इस सारी वैल्यू को उठा के इधर नीचे ले आए और इस पे डिवाइड कर दीजिए। 12 को डिवाइड करते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से, तो जो आंसर आता है वो आपके सामने है 1.99 इंटू 10 की पावर -23। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। अच्छा, ये तो हमने एक एटम का मास निकाला है ना, हमने क्या निकालना है, 1 AMU। 1 AMU का मतलब क्या है, उस एक एटम का 12वां हिस्सा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/12 पार्ट अगर निकालना हो, 1 AM जो निकालना हो, 1/12 पार्ट निकालना हो, तो उस एक एटम का ये जो पीछे मैस निकला था हमारे पास, ये वाला मैस, इसको हम क्या करेंगे, 12 पे डिवाइड कर देंगे, उसका 12वां हिस्सा आ जाएगा। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आया है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। जो हमने कहा था वो प्रूव हो गया। इसे आप केजी में भी लिख सकते हैं, किलोग्राम्स में भी लिख सकते हैं। तो वो वैल्यू कितनी है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये था एटॉमिक मैस यूनिट। यूनिट है किसका, रिलेटिव एटॉमिक मैस का। इसके बाद हम एग्जांपल्स देखते हैं चंद रिलेटिव एटॉमिक मैसेज की। मसलन हमने जो कंपेयर करके निकाले हैं किससे, कार्बन 12 से। ऐसे मैसेज जो कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाले गए हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज की एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इनके मैसेज आपके सामने हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैस नेग्लिजिबल होता है, 0 के इक्वल आपके सामने आ रहा है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये अबाउट 1 ही होता है। कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला गया है ये। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने सोडियम का मैस आ गया 22.99, इसका मतलब 23 ही, आप 23 ही याद रखेंगे। मैग्नीशियम का 24 है, पोटाशियम का 39 है, इसी तरीके से कैल्शियम का कितना है, 40 है। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। मिसाल लीजिए आपके सामने बड़ी दिलचस्प एग्जांपल है, लिखा नहीं वो मैस, लेकिन एक चीज़ पे ज़रा गौर कीजिए। ये एक तराजू है, ये तराजू क्या बता रहा है भला। एक तरफ हमने रख दिया किसको, नाइट्रोजन को, और दूसरी तरफ हमने किसको रख दिया, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का मैस होता है 1। अच्छा ज़रा देखें कि ये कितने हाइड्रोजन है, ज़रा इसको गिनती करके आपने देखना है कि क्या ये 14 हाइड्रोजन है। मतलब 14 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का फिर मैस कितना हुआ, 14 हुआ। लिहाजा इसका मैस 14 हुआ। क्यों, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा ये बात याद रहे, एक छोटी सी लाइन के अंदर एक बात लिखी हुई है। कार्बन 12 से जब हमने कंपेयर करके मैसेज निकाले तो ये पॉइंट्स में आते हैं। आपने मेटेरियल में पढ़ा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये कीजिए मैसेज आ जाते हैं। ऐसा है, बिल्कुल है, लेकिन अब आप एफएससी में हो गए हैं। एक छोटी सी बात का इजाफा कीजिए इस बात में कि जब मैसेज फ्रैक्शन में आते हैं तो इसकी एक ख़ास वजह है। वो वजह क्या है कि अगर मेरे हाथ में यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर चेक करें, ये हाइड्रोजन है, मैंने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन उठाई, ये लें, ये जनाब मैंने उठाई, ये कहती है मैं तो प्रोटियम हूँ। एक और उठाई, ये कहती मैं भी प्रोटियम हूँ। एक और उठाई, ये मैं एक एक एटम उठा रहा हूँ। ये एटम कौन सा, ये भी प्रोटियम, ये कौन सा, ये भी प्रोटियम, ये कौन सा, ये भी प्रोटियम। ये तो जब सबसे एंड पे गए, एक दो निकले किसके, ड्यूट्रियम के। अच्छा इसका मतलब कि अगर सैंपल लिया मैंने, मिक्सर लिया नेचर से हाइड्रोजन का, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन है भला, प्रोटियम। तो अगर मैं मैस किसका लिखूं, प्रोटियम का, ड्यूटियम का, ट्रेटियम का, किसका मैस लिखूं, लड़ाई हो जाएगी। ट्रेटियम कहता है मेरा 3 मैस है, ड्यूटियम कहता है मेरा 2 मैस है, प्रोटियम कहता है मेरा 1 मैस है। लड़ाई होगी ना। हमें फिर फ्रैक्शन में मैस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आए एक फार्मूला है आपके सामने। मैसेज को फ्रैक्शन में लेने के लिए देखें, कार्बन 12 नेचर में 99% पाया जाता है। कार्बन 13 जो है ये ओनली 1% है। तो ज्यादा हक किसका हुआ, इसमें दोनों में से ज्यादा औकात किसकी हुई, ज्यादा स्ट्रेंथ, मजबूती इसमें किसका वोट है, कार्बन 12 का। तो उसकी तरफ अगर वोट लेके जाना है तो फिर हमने एक फार्मूला बनाते हैं। वो क्या कि जो मैस होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि वो कितने परसेंट पाया जाता है। ये हम आगे जाके एक लेक्चर में पढ़ेंगे, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन आइसोटोप, कि एक आइसोटोप कितने परसेंट पाया जाता है, इसे बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। लेकिन आज एक सिंपल सा इसका बता देता हूं कि इतने परसेंट पाया जाता है तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 13 कितने परसेंट पाया जाता है वो उसको उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 मैस है और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, उसकी रिलेटिव अबंडेंस से कि वो कितने परसेंट पाया जाता है, और फिर इनको जमा कर दीजिए तो आपके पास मैसेज आएंगे। और ये जो मैसेज होंगे ये किस में होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, पॉइंट्स में होंगे, इशारिये में होंगे। एक आपके सामने एक फार्मूला आ गया है, मैस को मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज से,
रिलेटिव अबंडेंस से फिर प्लस करना है किससे, दूसरे आइसोटोप का मास और उसकी परसेंटेज से, और इसे डिवाइड कर देना है कितने पे, 100 पे। लीजिए हमारे पास क्लोरीन है, एक एग्जांपल और देखते हैं एक्सरसाइज के अंदर ना। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, वहाँ पूछा हुआ है कि जनाब बताइए फ्रैक्शन में हाउ डू यू डिड्यूस द फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज, इशारिये में मैस कैसे आ जाता है। तो वहाँ दो एग्जांपल्स पूछी हुई हैं, एक आपके सामने एग्जांपल अभी रखी, एक एग्जांपल और रखते हैं। ये क्लोरीन है, एक का मैस यहाँ देखें 35 है, दूसरे का 37 है। तो फिर हमने क्या करना है, मैस निकालना है, जबकि जो 35 है वो कितने परसेंट पे आ जाता है, 75%, और जो 37 है ये कितने परसेंट पे आ जाता है नेचर में, 25%। तो हमें एवरेज एटॉमिक मैस निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, एवरेज एटॉमिक मैस निकलेगा उसके जितना मैस है उसे मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या है भला, नेचुरल अबंडेंस है कि वो इतने परसेंट पे आ जाता है। फिर ये 37 वाला कितने परसेंट पे आ जाता है, 24.23%, इतने परसेंट पे आ जाता है। तो जो मैस है उसे मल्टीप्लाई कर दें किससे, कि वो कितने परसेंट पाया जाता है, ताकि उसकी औकात पता लग जाए कि ये इतने परसेंट है। फिर बाद में उसे जमा करके एवरेज निकाल दीजिए, तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। यही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। लेकिन वो जो हमने पहले मैसेज निकाले हुए हैं वो किससे कंपेयर करके निकाले हुए हैं भला, कार्बन 12 से, इसीलिए इसका नाम रिलेटिव एटॉमिक मास रखा हुआ है कि ये रिलेटेड है किससे, किसी न किसी स्टैंडर्ड से, और वो स्टैंडर्ड कौन है, कार्बन 12 है। आज ये एक एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि दो एग्जांपल्स पूछी हुई हैं। सिल्वर आपके सामने है, ये 106, ये मास उसे मल्टीप्लाई कीजिए किससे, उसकी अबंडेंस से, ये मास उसे मल्टीप्लाई कीजिए किससे, उसके अबंडेंस से, और बाद में इन दोनों को ये देखें, ये क्या किया हुआ है, ये प्लस किया हुआ है, ये जमा किया हुआ है। ये हमारे पास इसमें जमा करने के बाद जो आंसर आता है वो 107.8677 आता है। इतने AMU साज रूल लिखना है, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट ही यूनिट है किसका, रिलेटिव एटॉमिक मास का। आए एक आज के टॉपिक में नया टॉपिक है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं। वैसे आपने मैट्रिक लेवल पढ़ा आइसोटॉप्स क्या होते हैं। अच्छा देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि यहाँ पे मेरे पास ना कार्बन है, कार्बन, मैंने एक एटम उठाया, कार्बन 12 है, फिर उठाया कार्बन 12 है, 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 तब ये खत्म होने वाला था, सबसे एंड में थोड़ा सा कार्बन 13 आ गया। इसका मतलब कार्बन 12 नेचर में ज़्यादा पाया जाता है। एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं, आखिर उनमें क्या फ़र्क है। मैंने कहा ये भी कार्बन है, वो भी कार्बन है। ये जो मैंने कहा कार्बन 12, फिर मैंने कहा कार्बन 13, ये 12 और 13 क्या है भला, ये है मैस। लिहाजा इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एटम्स हैं किसके, सेम एलिमेंट के, कौन, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। ये आपके सामने है, इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सादा तरीके से आपके सामने आ गई है डेफिनेशन, कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, प्रोटॉन्स सेम होते हैं और मैस डिफरेंस होता है। आगे जाकर देखते हैं कि मैस डिफरेंट होता क्यों है, क्योंकि मैस होता क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स तो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो फिर किसकी वजह से मैस डिफरेंट होगा भला, न्यूट्रॉन्स की वजह से। वो एमसीक्यू के तौर पर आपने याद रखना है। आए देखते हैं आइसोटॉप्स के चंद एग्जांपल्स। क्लोरीन है 35, 37, इसमें दो हमारे पास आइसोटॉप्स हैं, लेकिन ज़रा एक बड़ी वाज़ेह बात है, गौर कीजिए। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 18, इसमें कितने हैं, 20। प्रोटॉन्स इसमें भी 17, इसमें भी 17, इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मैस में फ़र्क है, ये 35, ये 37, लेकिन ये मैस में फ़र्क है किसकी वजह से, न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस की वजह से। ये आपने एमसीक्यू याद रखना है कि एटॉमिक नंबर सेम, मैस नंबर डिफरेंट, लेकिन मैस नंबर डिफरेंट किस वजह से, न्यूट्रॉन्स की वजह से। एग्जाम्पल और देखते हैं, हाइड्रोजन, इसके बारे में आपको काफ़ी पता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, 3 एग्जाम्पल्स होती हैं, 3 आइसोटॉप्स हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये हमारे पास टिन है, यहाँ पे वैसे इसकी नज़र जो आपको आ रही है ये 10, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक इसके
वैसे 10 इसके स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक 11 लिखे हैं, वो इतना स्टेबल नहीं होता, तो इसके 11 आइसोटॉप्स आपने याद रखने हैं। ये कैल्शियम है, इसके 6 आइसोटॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास निकल है, इसके 5 आइसोटॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास लिथियम है, इसके 3 आइसोटॉप्स। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये लिथियम के कितने हैं, गिनती कीजिए, 3 हैं। पलाडियम के कितने होते हैं, ज़रा गिनती कीजिए, ये 1 2 3 4 5 और 6। ये जानबूझ के आपको ग्राफ दिखाया, पाई ग्राफ, इसमें समझ आ रही है कि ये इतने परसेंट पाया जाता है, लिहाजा पलाडियम के आपने कितने आइसोटॉप्स याद रखने हैं, 6 याद रखने हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और, टिन आपको अभी बता दिया मैंने। इसके बाद हमारे पास कैडमियम के आइसोटॉप्स आपने जो याद रखने हैं वो 9 याद रखने हैं। वैसे यहाँ पे 8 है, 8 ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इसके बाद हमारे पास आपकी बुक के मुताबिक ये 9 दिए हुए हैं। सिल्वर है, ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है, उसका एक पार्ट है, इसलिए आपने सिल्वर के बारे में याद रखना है। वैसे इसके करीबन 16 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन स्टेबल जो हैं वो 2 ही हैं, आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये 107 और ये 109। आए, एक ऐसी बात है कि ये कौन है, कौन सी शख्सियत है जिसने ये बताया कि आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं, वो था सोडी, फ्रेडरिक सोडी आपके सामने है। ये आपने याद रखना है एमसीक्यू के तौर पर जी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सिमिलैरिटीज़ आइसोटॉप्स में, क्या सिमिलैरिटीज़, एक जैसी चीज़ें क्या पाई जाती हैं कि ये भी हाइड्रोजन है, वो भी हाइड्रोजन है, आखिर इन एटम्स में एक जैसी चीज़ें कौन सी हैं, डिफरेंस कौन से हैं। आइए सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, फिर हम डिसिमिलैरिटीज़ देखेंगे। सिमिलैरिटीज़, सबसे पहले एटॉमिक नंबर। क्यों बोला? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो प्रोटॉन्स ही तो एटॉमिक नंबर होता है, इसीलिए एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। ये मैंने पीछे आपको डेफिनेशन में भी बताया है। एक और बात, बड़ी ज़रूरी बात, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती हैं, ये बाद में हम एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, अभी अभी आपको बताया एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, आपने कभी पीरियोडिक टेबल में देखा कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ये प्रोटियम है, ये ड्यूटियम है, ये ट्रिटियम है? नहीं, एक जगह पे H लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, पोजीशन सेम है। कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में। चंद डिससिमिलरिटीज़ भी देखते हैं कि आइसोटॉप्स में कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आपको पता है वो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, मैस डिफरेंस होता है। और इसके अलावा चंद एक फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मैस खुद एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये डिफरेंस होता है। इसके बाद हमारे पास एक और खूबी कि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, मैंने आपको कहा था एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है, पीछे हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी उसकी। इसके अलावा रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा हाफ लाइफ भी डिफरेंट होती है। ये एक चीज़ नई आ गई आपके लिए, हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। आए देखते हैं ये कैसे। बड़ी सादा बात आपके सामने लिखी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में पहले आ चुका है, आपने याद रखना है कि वाई द आइसोटॉप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसकी वजह यह है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो वो तो सेम है, तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। अच्छा, हमने कहा कि इनके अंदर डिफरेंट रेडियो एक्टिव जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस की वजह क्या है? उसकी वजह है क्योंकि इनकी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, इसी वजह से रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। अच्छा, इनकी हाफ लाइफ भी डिफरेंट होती है, उसके बारे में आपके सामने एक बात आ गई। ये देखें, स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन है, उसका मैस और है, उसका मैस और है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंस होती है हाफ लाइफ की, शुआं के खारिज होने की, रेडियो एक्टिविटी की। इसलिए क्योंकि न्यूक्लियन में फ़र्क होने की वजह से हाफ लाइफ भी डिफरेंट हो जाएगी, और इसीलिए उसकी रेडियो एक्टिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। आइए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा और हमें क्या याद रखना है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस जो हमने एज ए बोर्ड के रूल के मुताबिक याद रखने हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हमने सबसे पहले पढ़ा, उसके गिव एग्जांपल्स। उसके बाद दूसरा एएमयू क्या है, आप इसे केजी में प्रूव करके दीजिए। हमने आज इसकी वैल्यू प्रूव की थी कि वाकई 1.66 × 10⁻27 kg होती है, वो आपने प्रूव करनी है। उसके बाद एक और हमने क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट आर आइसोटॉप्स, और इसकी चंद एग्जांपल्स याद रखनी है। ये जो आपके सामने अभी सवाल आया ना,
ये एक्सरसाइज का सवाल है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं और इनके फ्रैक्शनल इशारे वाले पॉइंट्स में मैसेज कैसे आते हैं। इसके आपने पीछे मैंने 2 एग्जांपल्स दी हैं, आपने याद रखनी है। उसके बाद एक आपने क्वेश्चन और याद रखना है कि आइसोटॉपी किसने बताया था, वो सोडी था, याद रहे। उसके बाद हमारे पास आइसोटॉप्स जो हैं हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका भी क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको एंड पे दिया। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। और सबसे आखिरी सवाल आज का, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने हैं आपने, डिसिमिलैरिटीज़ बतानी है आइसोटॉप्स में। ये भी सबसे एंड पे था। बिल तरतीब जैसे लेक्चर था वैसे ही क्वेश्चंस हैं, आपने याद रखने हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, एस्पायर कोई क्लासेस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।